नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ग्राम समाज एवं विकास से महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके ग्राम समाज एवं विकास का रिवीजन करवाएंगे। आप लगातार पूछ रहे थे कि एमसीक्यूज कुछ करवा दीजिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ पूरे डिटेलिंग के साथ। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो वो मैं लेखपाल और यूपी लोअर पीसीएस के बैचेस में प्रोवाइड करवा दूंगा। लोअर पीसीएस का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो वहां पर जुड़े हुए हैं, लेखपाल का पेपर देना है, तो उन्हें भी ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप भी हमारे साथ पीडीएफ के लिए जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं बहुत ही कम फीस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम ग्राम समाज एवं विकास का संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं 100 प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1952 में। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1952 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के समय उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री चौधरी चरण सिंह थे। इस अधिनियम के विरोध में लगभग 27,000 पटवारियों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद लेखपाल पद का सृजन हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि लेखपाल के कार्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल नहीं है? तो सही उत्तर है आपका न्यायालय में आपराधिक मुकदमों का निर्णय, लगान की वसूली, भूमि की पैमाइश, कृषि सर्वेक्षण आदि कार्य लेखपाल के अंतर्गत आते हैं। लेखपाल राजस्व उपनिरीक्षक होता है के मुख्य कार्यों में लगान वसूली, भूमि पैमाइश और कृषि सर्वेक्षण शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि हल्का शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, गांवों के समूह से। ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग के अंतर्गत गांवों के एक निश्चित समूह को हल्का कहा जाता है। प्रत्येक हल्के के लिए एक लेखपाल की नियुक्ति की जाती है जो उस क्षेत्र का राजस्व रिकॉर्ड रखता है। 5 से लेकर 10-11 गांवों तक एक लेखपाल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल की नियुक्ति वर्तमान में किस अधिनियम या संहिता के अंतर्गत होती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, यूपी रेवेन्यू कोड 2006। ये पास 2006 में हुआ था, लेकिन संशोधन होकर लागू 2016 में हुआ। इसी संहिता की धारा 16 के अंतर्गत लेखपालों की नियुक्ति का प्रावधान है। अगला प्रश्न है आपका कि गांव के प्रत्येक खेत का क्षेत्रफल, फसल, मिट्टी के प्रकार आदि का पूरा विवरण जिस अभिलेख में दर्ज होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम खसरा कहते हैं। खसरा गांव का एक प्रमुख वार्षिक रजिस्टर होता है। इसमें खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में, फसल का प्रकार और मिट्टी की जानकारी दर्ज होती है। अगला प्रश्न है आपका कि खसरा को राजस्व अभिलेखों में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे फील्ड बुक के नाम से जाना जाता है। खसरा को अंग्रेजी में फील्ड बुक भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का कृषि दस्तावेज है जिसे लेखपाल द्वारा प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पहले के समय में खसरा में 20 से 21 खाने होते थे, लेकिन वर्तमान में कंप्यूटरीकृत खसरा में कितने खाने होते हैं? तो यहाँ पर आपके 46 खाने होते हैं। यूपी भूलेख वेबसाइट पर जाके आप किसी का भी खसरा देख सकते हैं अपने गाँव के व्यक्ति का, और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि 46 खाने किस प्रकार से होते हैं। जब खसरा को मैनुअल रूप से तैयार किया जाता था तब उसमें 20 से 21 खाने होते थे। आधुनिक कंप्यूटरीकृत खसरा में सूचनाओं को अधिक स्पष्ट करने के लिए 46 खाने बना दिए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि खतौनी में मुख्य रूप से किसका विवरण होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति या परिवार की सभी भूमि का विवरण। खसरा खेतों का रजिस्टर है, जबकि खतौनी किसी व्यक्ति या परिवार की सभी जमीनों का संयुक्त विवरण होता है। यह यूपी राजस्व संहिता की धारा 21 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका कि खतौनी को राजस्व विभाग में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अधिकार अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। खतौनी किसान के मालिकाना हक को दर्शाती है, इसलिए इसे अधिकार अभिलेख या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहा जाता है। इसमें किसान के नाम दर्ज सभी जोतों का विवरण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्व अभिलेखों में गांव के उस नक्शे को क्या कहा जाता है जिसमें खेतों की स्थिति, सीमाएं और उनका स्थान स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है? तो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, सजरा।
सजरा गांव का एक नक्शा होता है जो मुख्य रूप से कपड़े पर बना होता है। यह यूपी राजस्व संहिता की धारा 28 के अंतर्गत आता है और खेतों की सीमाएं तय करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भूमि मापन और सीमांकन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, खेतों की माप, भूमि की सीमाएं तय करना तथा विवादों को सुलझाना। सीमांकन का अर्थ है खेतों की वास्तविक सीमाओं को नापकर निर्धारित करना। यह दो किसानों के बीच खेत की मेड़ को लेकर होने वाले विवादों को सुलझाने की सबसे सटीक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्व विभाग की शब्दावली में गिरदावरी क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, कृषि निरीक्षण पड़ताल। फसलों के निरीक्षण और जांच की प्रक्रिया को राजस्व की भाषा में गिरदावरी या कृषि पड़ताल कहा जाता है। यह कार्य लेखपाल द्वारा किया जाता है। तो लेखपाल एक साल में खेतों की कितनी बार पड़ताल या निरीक्षण करते हैं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 3 बार। ये 3 पड़ताल खरीफ, रबी और जायद फसलों के समय की जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रबी, खरीफ और जायद की फसलों के निरीक्षण के सही समय क्रमशः निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खरीफ का होता है 10 अगस्त, रबी का 1 जनवरी और जायद का 1 मई। तो इसे याद रखने की ट्रिक है खुरजा। खा से खरीफ अगस्त, रा से रवि जनवरी और जा से जायद मई। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद में ग्राम शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो सही उत्तर है आपका 13 बार। वैदिक काल में गांव के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वेद में ग्राम शब्द का 13 बार उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक काल में विश्व शब्द का क्या अर्थ है और इसका वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो सही उत्तर है आपका, गांवों के समूह को विश्व कहा जाता था और 170 बार इसका वर्णन हुआ है। और विश्व का जो मालिक होता था, मुखिया होता था या प्रमुख होता था, वो विश्वपति कहलाता था। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो टोटल 275 बार हुआ है। जन वैदिक समाज की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। अगला प्रश्न है आपका कि लॉर्ड मेयो ने भारत में किस प्रकार के विकेंद्रीकरण की पहल की थी? तो लॉर्ड मेयो का जो काल था वो 1869 से 1872 था और इसने वित्तीय विकेंद्रीकरण की पहल की थी। लॉर्ड मेयो ने 1870 में स्थानीय संस्थाओं को वित्तीय स्वायत्तता, पैसे का बंटवारा देने की शुरुआत की थी। इसलिए उन्हें भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक क्यों कहा जाता है? सही उत्तर है आपका बी, उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन प्रणाली की नींव रखी थी। लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी कारण उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि श्री निकेतन परियोजना की शुरुआत किसने और कब की थी? सही उत्तर है आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने 1920 में। पश्चिम बंगाल में ग्राम विकास और शिक्षा के लिए 1920 में रविंद्रनाथ टैगोर ने श्री निकेतन परियोजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है आपका कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू की गई श्री निकेतन परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ग्रामीणों का आत्मनिर्भर बनाना और ग्राम का पुनर्निर्माण करना। इस परियोजना का फोकस शिक्षा, कुटीर उद्योग और कृषि के विकास पर था। ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि एफएल वरायन द्वारा शुरू की गई गुड़गांव परियोजना 1920 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ग्राम सुधार, स्वच्छता और अंधविश्वासों को समाप्त करना। एफएल ब्रायन पंजाब के एक अधिकारी थे जिन्होंने ग्रामोत्थान, स्वास्थ्य और अंधविश्वास खत्म करने पर जोर दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि डॉक्टर स्पेंसर हैच द्वारा 1921 में केरल के त्रावणकोर क्षेत्र में शुरू की गई मारथंडम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, गांवों को आत्मनिर्भर बनाना मुर्गी मधुमक्खी पालन द्वारा। मारथंडम परियोजना 1921 में शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पशुपालन, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन जैसे कार्यों से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुधारना था। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी जी के द्वारा 1936 में शुरू की गई सेवा ग्राम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, गांधीवादी आदर्शों पर आधारित स्वच्छता, चरखा और छुआछूत निवारण को बढ़ावा देना। यह 1936 में वर्धा, महाराष्ट्र से शुरू की गई थी जो गांधी जी के ग्राम स्वराज की संकल्पना पर आधारित थी।
अगला प्रश्न है आपका कि अल्बर्ट मेयर के द्वारा 1948 में शुरू की गई इटावा पायलट प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, इसने भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की नींव रखी थी। इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में महोबा क्षेत्र से शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। इसकी सफलता को देखते हुए ही 1952 में पूरे देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि एसके डे द्वारा 1948 में शुरू की गई नीलो खेड़ी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का पुनर्वास। भारत विभाजन के बाद बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आए थे। उनके आवास और रोजगार के लिए ये परियोजना शुरू की गई थी। तो जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे दंगे हुए, क्योंकि देश धार्मिक आधार पर आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान मुस्लिम प्रांत बना था और भारत हिंदू के आधार पर, मुस्लिमों के अलावा आधार पर यहाँ पर बटा था। लेकिन जब वहाँ पर देश बटा तो बड़ी संख्या में मारकाट शुरू हुई पाकिस्तान क्षेत्र में, और वहाँ से बहुत से हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनों को पलायन करके भारत आना पड़ा, सिंधियों को। तो उन शरणार्थियों को पुनर्वास के लिए ये योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 77.73%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 77.73% लगभग 15.53 करोड़ गांवों में रहता है। यह संख्या देश के किसी भी राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1952 को। गांधी जी के जन्मदिन पर 1952 में इस कार्यक्रम की शुरुआत ग्रामीण समाज के सर्वांगीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए की गई थी। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम NES की शुरुआत कब हुई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1953 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कमियों को दूर करने के लिए ठीक एक साल बाद 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में ग्रामीण विकास के लिए किस व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। बलवंत राय मेहता समिति, जो BR मेहता के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। और ये प्रश्न हजारों बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा होगा कंपटीशन का जहां पर ये पूछा ना गया हो। अगला प्रश्न है आपका कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाई गई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में खंड या ब्लॉक स्तर पर क्या होना चाहिए? तो खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद का बनाने का सुझाव था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? तो नागौर बगदारी गांव, राजस्थान में किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदारी गांव से पंचायती राज का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के बाद 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। राजस्थान देश का पहला राज्य था, जबकि आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जिसने 11 अक्टूबर 1959 को इसे अपनाया था। अगला प्रश्न है आपका कि अशोक मेहता समिति 1977 के अनुसार द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर शामिल थे? तो जो अशोक मेहता समिति बनी थी 1977 में, उसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। उसमें कौन कौन से स्तर शामिल थे? तो सही उत्तर है आपका बी, मंडल पंचायत और जिला परिषद। अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। इसमें ग्राम पंचायत को हटाकर 1520 गांवों का मंडल पंचायत और ऊपर जिला परिषद की बात की गई थी। LM सिंघवी समिति 1986 ने पंचायती राज व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्या सुझाव दिया था? तो इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति की सबसे प्रमुख सिफारिश पंचायतों को संविधान में जगह देना था, जिसके फलस्वरूप बाद में 73वां संविधान संशोधन आया था।
73वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कब पारित किया गया था? तो सही उत्तर है आपका 21 और 22 दिसंबर 1992 को। यह विधेयक पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय लोकसभा में 21 दिसंबर और राज्यसभा में 22 दिसंबर 1992 को पास हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अपनी स्वीकृति कब दी थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 20 अप्रैल 1993 को। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 20 अप्रैल 1993 को हुए और 24 अप्रैल 1993 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगर पालिका से संबंधित है, पूरे देश में कब लागू हुआ? तो लागू हुआ ये पूरे देश में 1 जून 1993 को। ग्राम पंचायतों का 73वां संशोधन 24 अप्रैल को और नगर पंचायतों का 74वां संशोधन 1 जून 1993 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम सभा में कौन कौन शामिल होते हैं? तो सही उत्तर है आपका ग्राम सभा क्षेत्र के सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता। अगला प्रश्न है आपका कि ग्राम पंचायत किन लोगों का समूह होती है? तो ग्राम सभा के 21 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचित प्रधान और सदस्य। ग्राम पंचायत एक निर्वाचित संस्था है, इसमें चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि यदि किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जनसंख्या 2000 तक हो तो ग्राम पंचायत में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इन सब के बारे में मैंने ग्राम समाज विकास का एक क्लास कराई थी जिसमें डिटेल में सारी चीज़ें बताई थी, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप वो ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। सही उत्तर है आपका 11 सदस्य। 1000 जनसंख्या तक 9 सदस्य, 2000 की जनसंख्या तक 11 सदस्य और 3000 की जनसंख्या तक 13 सदस्य होते हैं। 5000 जनसंख्या तक 15 सदस्य। सदस्यों की संख्या हमेशा विषम में होती है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्राम पंचायत की द्वितीय बैठक सामान्यतः कब आयोजित की जाती है? तो सही उत्तर है आपका अक्टूबर नवंबर खरीफ की बुआई के समय, रबी की बुआई के समय। ठीक है, ग्राम पंचायत की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें अनिवार्य हैं। पहली बैठक अप्रैल मई रबी फसल की कटाई के बाद और दूसरी बैठक अक्टूबर नवंबर खरीफ के जो खरीफ फसल होती है आपकी उसकी कटाई के समय या कटाई के बाद में। अगला प्रश्न है आपका कि ग्राम प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए और उसे पारित करने के लिए क्रमशः कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो सही उत्तर है आपका लाने के लिए 1/3 और पारित करने के लिए 2/3। अविश्वास प्रस्ताव चुनाव के 2 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है। प्रस्ताव पेश करने के लिए पंचायत के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए और उसे पास करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। अगला प्रश्न है आपका कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो सही उत्तर है आपका भाग 9। पंचायतों को संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक रखा गया है और 11वीं अनुसूची में रखा गया है जिसमें कुल 29 विषय हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर पालिका या नगर पंचायत को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी भाग 9A। नगर पालिकाओं को भाग 9A अनुच्छेद 243P से 243ZG और 12वीं अनुसूची में रखा गया है जिसमें 18 विषय होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायत में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 243D। डी फॉर डिस्काउंट, छूट या आरक्षण। 243D के तहत SC ST और महिलाओं न्यूनतम 33% के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है आपका कि नगर पंचायत व्यवस्था में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 243T। ग्राम पंचायत में आरक्षण 243D में है जबकि नगर पंचायत शहरी में आरक्षण 243T में है। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था में राज्य चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 243K। 243K राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है जो पंचायतों के चुनाव संपन्न कराता है। 243I वित्त आयोग के लिए है। अगला प्रश्न है आपका कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार
जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ कौन सी संस्था नहीं बनाई जाती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत। जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है वहाँ मध्यमवर्ती ब्लॉक या क्षेत्र पंचायत का गठन अनिवार्य नहीं है, वहाँ द्विस्तरीय प्रणाली लागू होती है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू है? सही उत्तर है आपका डी, 20 राज्यों में। संविधान में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण का नियम है। उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों में 33% है, परंतु मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान सहित 20 और लगभग 21 राज्यों में ये 50% तक बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए पंचायत में कितना आरक्षण है? तो सही उत्तर है आपका 33%, 1/3। गोवा, यूपी, नागालैंड, अरुणाचल, हरियाणा आदि में राज्यों में 33% आरक्षण लागू है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रामीण शोध प्रणालियों में ऐतिहासिक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, भूतकाल के आधार पर वर्तमान को समझना। ऐतिहासिक विधि का उपयोग अतीत की घटनाओं और डेटा का विश्लेषण करके वर्तमान ग्रामीण समाज की संरचना और समस्याओं को समझने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ऐतिहासिक अनुसंधान के चरणों में सबसे पहला चरण कौन सा होता है? तो सही उत्तर है आपका समस्या का चयन करना। किसी भी शोध का पहला चरण यह तय करना होता है कि आखिर अध्ययन किस समस्या पर करना है। इसके बाद हाइपोथेसिस और डेटा कलेक्शन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि ऐतिहासिक अनुसंधान विधि की सबसे बड़ी सीमा कौन सी है, लिमिटेशन कौन सी है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी की कमी और भविष्य की सटीक भविष्यवाणी न कर पाना। इतिहास हमेशा सटीकता से दोहराया नहीं जाता। जो समाधान पुराने समय में काम आया जरूरी नहीं कि वह आज भी कारगर हो, इसलिए इसमें सटीकता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी की कमी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि वैज्ञानिक विधि में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का क्या अर्थ है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, कारण और परिणाम के बीच संबंध खोजना। वैज्ञानिक विधि किसी भी घटना के पीछे के ठोस कारण और उससे उत्पन्न होने वाले परिणाम के वैज्ञानिक संबंध पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है आपका कि तुलनात्मक विधि में समस्या का समाधान कैसे किया जाता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, समानता और असमानता की तुलना के आधार पर। तुलनात्मक विधि में दो विभिन्न ग्रामीण समुदायों या घटनाओं के बीच समानताओं और असमानताओं की तुलनात्मक रूप से देखा जाता है और वहीं से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निदर्शन विधि में सैंपल क्या होते हैं, सैंपलिंग मेथड? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पूरे समूह जनसंख्या का प्रतिनिधि भाग। जब पूरी आबादी बहुत बड़ी हो तो उसमें से कुछ लोगों को चुनकर अध्ययन किया जाता है जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो एग्जिट पोल आते हैं वो इसी आधार पर आते हैं, ठीक है। जो चुनाव के बाद अभी आपने एग्जिट पोल देखे होंगे वो क्या होते हैं, वो सैंपलिंग मेथड से होते हैं कि पूरे सबसे पूछ के जाकर नहीं पूछना है, एक निश्चित समूह से जाके पूछ लेते हैं और उसी के आधार पर प्रेडिक्ट करते हैं कि माहौल किस तरफ जा रहा है। लेकिन ये सभी लोग रैंडम होने चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि यदि सैंपलिंग मेथड में चुना गया सैंपल पूरे समूह का सही प्रतिनिधित्व ना करे तो क्या होगा? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त नहीं होंगे। यदि सैंपल गलत चुना गया है तो रिसर्च का रिजल्ट निष्कर्ष पूरे समाज पर लागू नहीं किया जा सकता, जिससे शोध अविश्वसनीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने और कब की थी? तो विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को की थी और तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों को स्वेच्छा से जमीन दान करने के लिए प्रेरित कर भूमिहीनों में वितरण करना। तो लगभग 1/6 जमीन दान करने की बात कही गई थी। आज़ादी के बाद भूमि वितरण असमान था। इस आंदोलन ने रक्तहीन क्रांति के रूप में बड़े जमींदारों से जमीन मांगकर गरीबों में बांटी थी। अगला प्रश्न है आपका कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है आपका कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP 1960-61 को किस लोकप्रिय रूप में जाना जाता था जिसने हरित क्रांति की नींव रखी? तो सही उत्तर है आपका पैकेज प्रोग्राम। IADP के तहत 7 राज्यों के 7 जिलों में बीज, खाद, ऋण और तकनीकी का पैकेज दिया गया। इसलिए
इसे पैकेज प्रोग्राम कहते थे। यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि 1977 में शुरू की गई काम के बदले अनाज योजना फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अकुशल मजदूरों को रोजगार प्रदान करना और मजदूरी के रूप में अनाज देना। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान अकाल और सूखे से निपटने के लिए लाई गई थी। काम के बदले चावल या गेहूं दिया जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि काम के बदले अनाज योजना को 1980 में किस कार्यक्रम में बदल दिया गया था? तो सही उत्तर है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP। सरकार बदलने के बाद 1980 में इसका नाम और स्वरूप बदलकर NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि 15 अगस्त 1979 को शुरू की गई ट्राइसेम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ग्रामीण गरीब युवाओं को स्वरोजगार के लिए तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। ट्राइसेम का पूरा नाम था ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें 50% SC/ST और 40% महिलाओं को प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि ट्राइसेम योजना किस आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं के लिए थी? तो ये 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए थी। अगला प्रश्न है आपका कि 15 अगस्त 1983 को शुरू की गई ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना RLEGP का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, केवल भूमिहीन परिवारों को कम से कम 100 दिन का रोजगार देना। NREP में 100 दिन की गारंटी नहीं थी, इसलिए यह योजना लाई गई जो भूमिहीन मजदूरों को 100 दिन रोजगार की गारंटी देती थी। अगला प्रश्न है आपका कि NREP 1980 और RLEGP 1983 दोनों योजनाओं को 1 अप्रैल 1989 को मिलाकर कौन सी नई योजना बनाई गई? तो जवाहर रोजगार योजना बनाई गई थी, JRY। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1989 को राजीव गांधी सरकार ने दोनों पुरानी रोजगार योजनाओं को मिलाकर भारत की पहली अम्ब्रेला योजना JRY शुरू की थी। अगला प्रश्न है आपका कि कुटीर ज्योति कार्यक्रम 1988-89 किसके लिए शुरू किया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, BPL SC/ST परिवारों को मुफ्त विद्युत बिजली कनेक्शन देने के लिए। इस योजना के तहत गरीब परिवारों के घरों में बिजली पहुंचाने के लिए 400 रुपए की सरकारी सहायता से कनेक्शन दिया जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि 1985-86 में शुरू की गई इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है आपका ग्रामीण गरीबों SC/ST बंधुआ मजदूर को पक्का मकान देना। शुरुआत में यह RLEGP और JRY का हिस्सा थी। 1 जनवरी 1996 को इसे स्वतंत्र योजना बना दिया गया। अब इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि 2 अक्टूबर 1993 को शुरू की गई रोजगार आश्वासन योजना EAS का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कृषि के मंद मौसम में शारीरिक श्रम करने वालों को 100 दिन के रोजगार सुनिश्चित करना। यह शुरू में 1178 पिछड़े और सूखाग्रस्त ब्लॉकों में शुरू की गई थी। बाद में 1997-98 में इसे पूरे देश में लागू किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि 2001 में रोजगार आश्वासन योजना का किस योजना में विलय या मर्जर हो गया था? तो सही उत्तर है आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY में इसका विलय हो गया था। अगला प्रश्न है आपका कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में मजदूरी का भुगतान किस रूप में होता था? तो सही उत्तर है आपका नगद पैसा और अनाज दोनों रूप में। इस योजना में श्रमिकों को उनकी दिहाड़ी का एक हिस्सा नगद और एक हिस्सा खाद्यान्न अनाज के रूप में मिलता था ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कब हुई थी? तो सही उत्तर है आपका 25 दिसंबर 2000 को। अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिवस पर यह योजना लॉन्च हुई थी। मैदानी इलाकों में 500 और पहाड़ी इलाकों में 250 की आबादी वाले गांवों की मुख्य सड़क पक्की सड़क से जोड़ने का लक्ष्य था। अगला प्रश्न है आपका कि 1 अप्रैल 2000 को शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना के तहत क्या सुविधा दी जाती थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता था। यह योजना उन निराश्रित वृद्धजनों के लिए थी जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अगला प्रश्न है आपका कि नरेगा की आधिकारिक शुरुआत 2 फरवरी 2006 को किस राज्य के गांव से हुई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश अनंतपुर जिले के बांदापल्ली गांव से।
नरेगा बिल 23 अगस्त 2005 को पास हुआ। 2 फरवरी 2006 को इसे 200 जिलों में लागू किया गया। 1 अप्रैल 2008 को ये पूरे भारत में लागू हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किस तिथि को किया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को इसे महात्मा गांधी की जयंती पर इसके नाम के आगे महात्मा गांधी जोड़ा गया, तो ये मनरेगा बन गया। अगला प्रश्न है आपका कि मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी को समाप्त कर 100 दिन की रोजगार गारंटी देना। मनरेगा विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है जो अकुशल शारीरिक श्रम के लिए न्यूनतम 100 दिनों की रोजगार की कानूनी गारंटी देती है। मनरेगा की जगह सरकार द्वारा लाए जा रहे नए बिल बीवीजी रामजी का पूरा नाम क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। यह बिल दिसंबर 2025 में संसद में पारित हुआ है। इसका उद्देश्य मनरेगा को रिप्लेस कर आधुनिक और प्रत्यक्ष लाभ वाली योजना बनाना है। अगला प्रश्न है आपका कि बीवीजी रामजी बिल 2025 के तहत ग्रामीण परिवार को कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 125 दिनों की। पुरानी मनरेगा में 100 दिन की गारंटी मिलती थी, जबकि नई योजना में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। कृषि के व्यस्त मौसम 60 दिन में इसमें काम नहीं कराया जाएगा, यानी कि साल के 60 दिनों में इलाके की कृषि जो पैटर्न है उसके आधार पर 60 दिन की छुट्टी होगी जब काम नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी? तो सही उत्तर है आपका 2 अक्टूबर 2014 को। पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के तहत गांधी जी की जयंती पर इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है आपका भारत को खुले में शौच से मुक्त यानी कि ओडीएफ बनाना था। तो ओडीएफ का फुल फॉर्म है ओपन डिफेक्शन फ्री। हर घर में शौचालय का निर्माण करवाकर इसी लक्ष्य को प्राप्त किया गया। भारत का पहला ओडीएफ खुले में शौच मुक्त राज्य कौन सा बना था? तो सही उत्तर है आपका सिक्किम। सिक्किम 2016 में ही खुले में शौच मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था। अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 जिसे ओडीएफ प्लस भी कहा जाता है, शुरुआत 2020-21, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ओडीएफ स्थिति बनाए रखना और ठोस तरल कचरा प्रबंधन लागू करना। फेज 2 का फोकस यह है कि जो शौचालय बने हैं उनका उपयोग जारी रहे और गांवों में निकलने वाले कूड़े ठोस तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन हो। अब गांवों में कचरे की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो नालियों से पानी निकल रहा है हर घर नल की योजना के बाद, वो भी एक समस्या बन गई है। तो उससे सरकार कैसे निपटेगी, आगे बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-JKY का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ना। यह योजना 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुई। यह पुरानी ट्राइसेम योजना का ही आधुनिक और बड़ा स्वरूप है जो युवाओं को प्रशिक्षित मजदूर बनाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में रोजगार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 2 फरवरी को। 2 फरवरी 2006 को नरेगा योजना लागू हुई थी। इसी की याद में 2 फरवरी को रोजगार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2001 में शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था। अगला प्रश्न है आपका कि जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव अस्पताल में डिलीवरी के लिए महिलाओं को कितनी सहायता दी जाती थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1400 रुपये इसमें दिए जाते थे, शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये दिए जाते थे। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए और घरों की बजाय अस्पताल में प्रसव को बढ़ावा देने हेतु ये योजना लाई गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 1 जनवरी 2017 के तहत गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को कुल कितनी सहायता राशि दी जाती थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 6000 रुपये। इस योजना में 5000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते थे तथा संस्थागत प्रसव के बाद 1000 रुपये जननी सुरक्षा के लिए कुल मिलाकर 6000 रुपये का लाभ मिलता है।
अगला प्रश्न है आपका कि मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका 7 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करना। उन 7 बीमारियों की अगर बात की जाए तो टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और खसरा, इन 7 रोगों के लिए यह टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी? तो सही उत्तर है आपका 1 अप्रैल 2016 को। यह योजना पुरानी इंदिरा आवास योजना का ही नया रूप है। इसमें मैदानी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये दिए जाते थे। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नवंबर 2014 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है आपका सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। विद्युत मंत्रालय के अधीन इस योजना ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जगह ली और लक्ष्य 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है आपका कि जल जीवन मिशन की लॉन्च तिथि क्या है, जिसका लक्ष्य हर घर 55 लीटर जल पहुंचाना है? तो सही उत्तर है आपका 15 अगस्त 2019। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित यह योजना हर घर जल के नारे के साथ ग्रामीण घरों में नल से पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए शुरू की गई। ये प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मिशन अमृत सरोवर 24 अप्रैल 2022 के तहत भूगर्भ जल बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में कितने जल निकाय तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 75 अमृत सरोवर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत के हर जिले में कम से कम 75 तालाबों, जल निकायों का निर्माण या जीर्णोद्धार करना इस मिशन का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है आपका कि 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत सिंचाई साधनों पर सब्सिडी देना। माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ड्रिप जैसी तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देना ताकि पानी की बचत हो और पैदावार बढ़े। अगला प्रश्न है आपका कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो सही उत्तर है आपका 6,000 रुपये। यह राशि 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है डीबीटी के माध्यम से। अगला प्रश्न है आपका कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 मुख्य रूप से किसके लिए शुरू किया गया था? तो सही उत्तर है आपका एक कोविड-19 के दौरान गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए। महामारी के कारण लॉकडाउन में जब मजदूर अपने राज्यों जैसे यूपी, बिहार में वापस लौटे तो उन्हें 125 दिन का रोजगार देने के लिए यह अल्पकालिक अभियान चलाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को किस स्थान से शुरू की गई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी पानीपत, हरियाणा से। हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या और सबसे कम लिंगानुपात होने के कारण इस योजना को पानीपत से लॉन्च किया गया था ताकि बालिकाओं के प्रति मानसिकता बदली जा सके। अगला प्रश्न है आपका कि बीपीएल महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने वाली उज्ज्वला योजना उज्ज्वला 1.0 1 मई 2016 को कहां से शुरू हुई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए बलिया, उत्तर प्रदेश से। उज्ज्वला 1.0 की शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया से हुई थी। उज्ज्वला 2.0 जिसमें प्रवासियों को एड्रेस प्रूफ से छूट दी गई की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को महोबा यूपी से की गई थी। पेट्रोलियम मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। तो ये रहे आपके आज के 100 प्रश्न, ग्रामीण विकास से संबंधित थे। बहुत सारी योजनाओं को मैं लेकर आया हूँ, शोध प्रणालियाँ भी थी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। नियमित मेहनत करते रहिए, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे ही, आज नहीं तो कल। जब समय आपका आएगा तब चमक जाएंगे, लेकिन उस अच्छे समय के लिए आपको खुद को बचा कर रखना होगा। तो अच्छी तैयारी करिए, अच्छा प्रयास करिए और सफलता आपको मिलेगी। अभी एसआई का रिजल्ट आया, काफ़ी लोग निराश हैं कि कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई। उस पेपर स्तर को देखकर कट ऑफ इतनी जानी ही थी, इससे कम जाती तो संदेह होता कि पढ़ाई सही से नहीं हुई है शायद। सीटें कम थी और पेपर आसान था, तो उस लेवल की कट ऑफ जाना बहुत नॉर्मल बात थी और निगेटिव मार्किंग भी नहीं थी।
तो उसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो होना था हो गया। अब आगे क्या हम कर सकते हैं उसको बेहतर करने का प्रयास करिए। मन को मजबूत रखिए। मन मजबूत कैसे होता है उसके लिए आप अपने आपसे बात करिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उनकी तैयारी करिए। मन छोटा करके कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो खुद को मजबूत रखिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छे विचारों के साथ रहिए और अच्छे लोगों से जुड़िए। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सभी पीडीएफ्स हमारी प्राप्त कर सकते हैं बहुत कम कीमत में। मात्र 150 रुपये में हमने 190 से अधिक पीडीएफ लेखपाल बैच में प्रोवाइड कराई हैं और बहुत अच्छी पीडीएफ्स हैं। सभी के कमेंट्स आते हैं कि इतना अच्छा कंटेंट कहीं भी नहीं मिलता जितना हमने दिया है, और सुव्यवस्थित ढंग से देते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं। आपके लिए भी किया जाएगा। अगर आप लोअर पीसेस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए और आपको इतना बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, इतना ज़्यादा कंटेंट मिलेगा कि और कहीं पर भी आपको वैसा कंटेंट नहीं मिलेगा। जब आप 2000 का बैच लेते हैं तो नोट्स आपको कैसे मिलते हैं आप सभी को पता है। या तो बोर्ड के स्नैपशॉट दे दिए जाते हैं, या तो महीनों या बरसों पुराने लिखे हुए किसी स्टूडेंट्स के नोट्स बहुत ही रद्दी क्वालिटी में आपको स्कैन करके दे दिए जाते हैं, जिनको आप ठीक से ना तो पढ़ सकते हैं और ना सही से प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन हमारे नोट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप मोबाइल और टैबलेट पर बहुत आसानी से पढ़ भी पाते हैं और बहुत आसानी से उन्हें प्रिंट करवा के अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहा करिए। हमें भी अच्छा लगता है, आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने का मन करता है। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।